चलो दोस्त, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। और आज का लेक्चर 7 फरवरी के जो एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी है मेरे दोस्त केमिस्ट्री का क्लास 12 के 2025 एग्जाम भी हार्ड बोर्ड के लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डायरेक्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव आज करोगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। क्या है कि आज रियल वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देख सकते हो आप। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपको खुद पता लग जाएगा भाई किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है सोडियम क्लोराइड के रावा में, यानी कि सोडियम क्लोराइड के रावा के सोडियम क्लोराइड के रावा में एक Na प्लस कितने Cl माइनस से आयन से घिरा होता है। यानी कि जो Na प्लस होता है, Na प्लस है, कितने Na से आप Cl माइनस से घिरा होता है। तो टोटल 6 Cl माइनस से घिरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं 7 फरवरी को। अगले क्वेश्चन है एक एक यहाँ पे दिलास लाई की ज्यामितीय आकार होता है। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे दिया शलाई, एक जो दिया शलाई होता है उसके ज्यामितीय ज्यामिति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। दिया सलाई समझ रहे हो ना, जो सलाई होता है, एक दिया सलाई की ज्यामिति। भाई कभी क्वेश्चन देखे तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन, एक दिया सलाई की ज्यामिति होता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है तो कैसा होता है, ऑर्थोलंबिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन गोले वाले सममित पैकिंग के अष्टक पे अष्टक फलक रिक्तिकाओं की संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कि एन गोले वाले सममित पैकिंग में अष्टक फले रिक्तिकाओं की संख्या कितने होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो एन होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों साथियों के पास फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें, आपने सटकी फ्रेंकल दोष पढ़ा होगा। सटकी दोष वैसे दोष होता है जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कोई रूम है, रूम मान लेते हैं हमारा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में से कुछ अवयवी कण बहुत सारा सामान है, इस सामान को अवयवी कण मान लेते हैं। अगर सामान को हम बाहर निकाल देंगे तो फिक्स होगा कि घनत्व में कमी आएगा। घनत्व में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कमी आएगा। ठीक है ना, यानी कि सटकी दोष के घनत्व में कमी आता है। फ्रेंकल दोष की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रेंकल दोष जो होता है इसमें अवयवी कण कहाँ रहता है, उसी रूम में रहता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। आई मीन अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जैसे एक रूम का सामान उसी रूम में एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया जाए तो रूम में घनत्व में कमी नहीं आ सकता, क्योंकि उतना ही घनत्व रहेगा, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसी रूम में वही सामान रखा हुआ है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, घनत्व में कमी किसमें, सटकी दोष में। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन कौन होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो राउल्ट के नियम के पालन की बात कहा, यहाँ पे बेंजीन आपका जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे बेंजीन ऑप्शन देखो डी में नजर आ रहा है, साथ में यहाँ पे C6H5CH3 क्या है भी, ये बेसिकली आदर्श विलयन है, क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन करेगा। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1 m H3PO4 के विलयन का समयता क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये समयता पूछ रहा है कि 0.1 ml, यानी कि 0.1 मतलब 0.10 ml यहाँ पे H3PO4 के विलयन की यहाँ पे समयता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो 0.3 n हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है और किस पे निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, विलय के कणों की संख्या पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, विलय की कणों के, विलय मतलब घुल्य, याद रखना घुल्य को हम विलय कहते हैं। विलय के कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कण मतलब अणु होता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया तो मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएंगे। आपको नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका प्रासरण दाब जो होगा सबसे ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना CaCl2 का प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर एसटीपी एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहा गया कि एक फैराडे मतलब होता है 96,500 कूलम, ठीक है ना। तो एक फैराडे के विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु में या किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 12,200 ml पर मुक्त करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। तब हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आयन मुक्त करता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में से अभी तक जितना क्वेश्चन बताए हैं उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आ रहा होगा, इसके अलावा कोई भी याद नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको याद है, फिर भी अगर याद है तो अच्छी बात है। देखो एग्जाम जो होता है टीचर से ज्यादा परे रहो। हमारा सोच है कि आपको याद नहीं है, लेकिन आप मेरे सोच को गलत साबित करो कि आपको याद है। कहो कि मुझे याद है, कहो नहीं, साबित करो कि मुझे याद है। तब ना भाई आप आराम से 450 प्लस करोगे, तब ना टॉपर बनोगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, तनुता ताप बढ़ने पर किस विद्युत घट्टे घोल का मोलर चालकता घटेगा बढ़ेगा। सिंपल है कि तनुता बढ़ने पर किसी मोलक यहाँ पे किसी विद्युत अपघट्टे की मोलर चालकता में क्या होती है, किस नहीं किसी, याद रखना किसी विद्युत अपघट्टे की मोलर चालकता बढ़ता है घटता है स्थिर रहता है। मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना बढ़ता है, अगर उसकी तनुता बढ़ाई जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम चिल्लाकर बोलते हैं लेकिन बहुत प्यार से बोलते हैं। अगले क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को मानक ऑक्सीकरण विभव आपका प्लस 0.763 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अवकरण विभव पूछ दिया, और अवकरण विभव उसी का अपोजिट होता है, यानी कि प्लस में है तो माइनस में देख लीजिए, तो ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट क्या कीजिए, क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेमडा इनफिनाइट, देखो यह बेसिकली लेमडा है, इस तरह से लेमडा लिखा जाता है, लेकिन ये बड़का लेमडा है। लेमडा इनफिनाइट NaCl बराबर है, कितने बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेमडा इनफिनाइट NaCl बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है। तो सिंपल है, NaCl को तोड़ेंगे तो हमारा Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे भी लेमडा लगा दो, यहाँ पे भी लेमडा लगा दो, तो क्या हो जाएगा लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस, यानी कि ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सी राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को 100% बच्चा को याद होगा, और जिसको नहीं याद है वो चुल्लू भर पानी में डूब मर। ठीक है ना, सिंपल कहेंगे कि द्वितीयक सेल कौन है, तो लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में आप किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, और किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर किस पे करता है। अगर ये भी याद नहीं है तो भाई आपको क्या कहूं, ये तापक्रम पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अगर ये भी याद नहीं है तो मैं क्या बताऊं आपको, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है समय इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहा गया 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल दोगुना हो जाता है, तो अभिक्रिया के कोटि क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन कहा गया कि अगर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को दोगुना कर दिया जाता है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल दोगुना हो जाता है, तो अभिक्रिया के कोटि क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया में ऐसा होता है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही सूत्र कौन है, सूत्र को व्यक्त किस माध्यम से किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपको याद रखना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र को व्यक्त करने के लिए T1/2 प्रोपोर्शनल ए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है ना, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मेरे लग रहा है, यहाँ पर आंसर में मुझे डाउट लग रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात की जा रही है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र दी जाती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जवाब आप लोग तब तक दीजिए फटाक से, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार फटाक से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
चलिए फटाफट एक बार शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथियों के साथ, ताकि मैं कंफर्म, देखो मेरा उद्देश्य होता है कि मुझे, अगर देखो सिंपल बात है कि हम भी भगवान नहीं है। भगवान नहीं होने का रीजन आप समझ सकते हो, भगवान वही है जो सब कुछ जानता है, और हम लोग भी क्या इंसान है। सिंपल होगा क्या, हम लोग भी कंफ्यूजिंग होता है, या तो होता है, लेकिन कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है। और उस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए थोड़ा सा हम लोग एआई का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि एआई का जमाना है। ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त सभी का सी है, तो T1/2 प्रोपोर्शनल ए नॉट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे अधिशोषण वह घटना जिससे कोई पदार्थ क्या हो सकता है। अधिशोषण वह घटना है जिससे कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो सकता है, दूसरे पदार्थ की पिंड के अंदर प्रवेश कर सकता है, या दूसरे पदार्थ के नजदीक रहते हैं, या दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकृत या अवकृत कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, यह कहा गया अवशोषण वह प्रक्रिया जो किसी पदार्थ के दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो अभिकार पे सम्यवस्था प्राप्त करने को समय को कम कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो प्रतिक्रिया को समय को सांद्रण को बढ़ा देता है, जी नहीं करता है ऐसा। या समयावस्था प्राप्त करने की समय को घटा देता है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यह क्वेश्चन के लिए, 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है लायोफिबिक कोलाइड की स्थायित्वीकरण होता है, तो लायोफिबिक कोलाइड की स्थायित्व का कण होता है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कणों का आवेश, यहाँ पे आवेशित होना, कणों का आवेशित होना मेरे प्यारे बच्चों, तो लायोफोबिक कोलाइड की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गोल्ड संख्या जुड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो गोल्ड संख्या बेसिकली लायोफिबिक क्लोराइड से जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और लेवल देखो क्वेश्चन का किस लेवल का पूछा गया है। अगले क्वेश्चन सल्फाइड रेस को प्राय प्राप्त की जाती है, तो फेनुत्प्लावन विधि द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सल्फाइड रेस को का समाहरण करना है या सांद्रण करना है, तो उसे हम फेनुत्प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। कौन ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण जटिल निर्माण प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो एयू के जो होता है एजी होता है, उसका हम लोग जटिल पे निर्माण विधि द्वारा करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो लोहा लोहा के निष्कर्षण जो धातु मल निकलता है उसे क्या कहते हैं। अगर धातु जो लोहा का अगर निष्कर्षण करते हैं तो उसमें धातु मल के रूप में अवक्षेप के रूप में कुछ बाहर निकलता है, उसका सूत्र क्या है, तो याद रखना CaSiO3 उसका सूत्र होता है, वो इसके लिए धातु मल के रूप में बाहर निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, तो नाइट्रोजन का कौन ऐसा ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय कौन है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा अनुचुंबकीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना NO2 जो बेसिकली क्या है उसमें ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है फास्फोरस की अधिकतम यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है -3 से +5 के बीच होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक सबसे अधिक अम्लीय है, कौन ऐसा ऑक्सीकारक है मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो N2O5 यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय है। अगले क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है, तो फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना अष्टान्विक होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अष्टान्विक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहा कि कॉपर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे कॉपर की संख्या परमाणु संख्या 29 होता है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया तो कॉपर आर्गन 18, क्या लिखेंगे आर्गन 18, उसके बाद 3D
3D10 3D10 4s1 लिखेंगे, ये बेसिकली ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली लिखोगे तो 4s1 को पहले लिखेंगे, 3D10 को बाद में लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो, अगले क्वेश्चन कहता है 32 नंबर क्वेश्चन है कि लिंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कि लिंथेनाइट जो तत्व होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बताने के प्रयास कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन याद रखना, n-2 f 0 से 14 n-1 d1 to 2 n h2, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये बेसिकली लिंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एविनाइल एविड नाइट नहीं है। क्वेश्चन कहा गया मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एविड नाइट नहीं है। एविड नाइट नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कि एविड नाइट कौन है, कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। एक इसका करेक्ट ऑप्शन के बताने के प्रयास कीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एबिट नाइट कौन है, याद रखना टर्बियम। टर्बियम जो है एबिट नाइट नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय कौन है। प्रतिचुंबकीय वह होता है जिसमें आपको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। पेयर इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया तो लेने के प्रयास कीजिएगा। 99 नंबर, सॉरी 99 रुपया लगता है, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की क्या है, तो प्रतिचुंबकीय कौन होता है। प्रतिचुंबकीय वह है जो अपने आप में युग्मित होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। आपको स्कैंडिनियम, स्कैंडिनियम का अगर बात करें, स्कैंडिनियम का 21 होता है, 3 हटाएंगे तो डायरेक्ट आर्गन बचेगा। 21 आर्गन, 18 18 अपने आप में पूर्ण है, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस आपका अकार्य गैस क्यों, क्योंकि इसका स्कैंडिनियम जो होता है, स्कैंडिनियम की परमाणु संख्या 21 होता है। 21 प्लस 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 21 में से 3 घटाएंगे 18 18 मतलब आर्गन, आर्गन पूर्ण होता है, यानी कि प्रतिचुंबक ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे लोहा, यानी कि लोहा +2 आयन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पूछा गया है, यानी कि लास्ट में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सिंपल है। देखो यहाँ पे लोहा का पूछा, लोहा का पूछा, लेकिन लोहा का परमाणु संख्या 26, यानी कि नॉर्मल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, आर्गन 3d, आर्गन 18, 4s2 यानी कि 18 तो 20 और 6 26 इतना होना चाहिए, लेकिन बेसिकली +2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आर्गन 18 2 इलेक्ट्रॉन को गायब करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, यानी कि 3d6 हो जाएगा। और 3d6 होने की वजह से क्या है, इसमें इसमें पूछ रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर लेंगे, तो 3d6 है, लास्ट में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर हम डी ऑर्बिटल में भरेंगे, डी ऑर्बिटल में कितना भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा खिंचाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 ऑर्बिटल में यह डबल हो गया, एक तो डबल हो गया, लेकिन 4 ऑर्बिटल में लास्ट में अयुग्मित बच रहा है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, 4 अयुग्मित है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे K3FeCN6 की यहाँ पे Fe का ऑक्सीजन अवस्था क्या सबसे अच्छा है, आपको पोटेशियम है, पोटेशियम की आपको देखो पोटेशियम की बात किया जाए, पोटेशियम पर चार्ज 1 होता है तो 1 × 3, ठीक है। फिर इस कल्टू की बात कर लेते हैं, एक मिनट पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए उसके बाद यहाँ पे Fe है, Fe को हम लोहा को x मान लेते हैं, x को ज्ञात करना है। Cn पर चार्ज -1 होता है, -1 गुनी टोटल कितना है 6 है, 6 लिख देंगे। इसकल टू में कुछ नहीं है 0, तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x का वैल्यू प्राप्त करेंगे 3 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन है सभी लिगेंड क्या होते हैं, सभी के सभी लिगेंड मेरे प्यारे बच्चों याद रखना लुईस भस्म होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि जटिल आयन NiCN4 के -2 आयन की संरचना क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी संरचना जो हो जाएगा, इसके संरचना वर्ग तलीय स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को विटामिन 12 रहता है, विटामिन 12 में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन है, तो कोबाल्ट उपस्थित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कोबाल्ट। ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यह पीडीएफ जो पढ़ाई हो रहा है टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, केकेजी क्लासेस सर्च करके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका द्विगुण आगुण शून्य है, द्विगुण आगुण शून्य किसका है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विगुण आघूर्ण है, मेरे दो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा कि थोड़ा पानी के लिए हमको बोलना था, ठीक है ना, तो CCl4 का ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जेम डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा फटाफट, तब तक पानी पी लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेम यहाँ पे जेम डाइहेलाइड है मेरे प्यारे बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CH3CHBr2 यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, कल मैं आपको पढ़ाया था क्या, IUPAC के नेम, ठीक है ना, उपैक नेम, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, IUPAC नेम जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ताकि आपको उससे आपको डायरेक्ट 10 नंबर उठते हैं उपैक नेम से, जरूर देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर आपको डाल चुके हैं। अगले क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्लोरोफॉर्म बनता है, किससे क्लोरोफॉर्म बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना प्रोपेन टू ऑल से क्लोरोफॉर्म बनता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो आपसे यहाँ से पूछा गया प्रोपेन टू ऑल, देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा, प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दीजिए, 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखो मीथ इथ प्रोप, मीथ इथ प्रोप 3 है, उसके बाद टू ऑल है, यानी कि दूसरा का नंबर पर आपको एल्कोहल लगा है, दूसरा का नंबर पर एल्कोहल, उसके बाद हाइड्रोजन लगा दीजिए, जो बच गया हाइड्रोजन लगा दीजिए, काम खत्म, बन गया, इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बस बन के रेडी हो चुका है, यह प्रोपेनॉल टू ऑल का सूत्र है, यदि ये यहाँ पे छूट गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन करना है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किससे बनाने में करते हैं, तो एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसको, तो याद रखना एल्केन एल्कीन एल्कोहल सभी के बनाने में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल का निरूपण है, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बताता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल की बात किया, 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल सिंपल है, सेकेंडरी अल्कोहल सिंपल आपको बता दे कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन से दो और कार्बन जुड़ने की क्षमता रखता हो, जैसे कि एक हाइड्रोजन है, तो इसमें दो और बॉन्ड खाली होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, दो और कोई क्रियाशील मोल कोई उसमें कार्बन जुड़ सकता है, तो सेकेंडरी डिग्री होगा, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। देखो देखो, ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन से मात्र एक बॉन्ड खाली है, इसलिए यह 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्या होगा मेरे पास, 1 डिग्री। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा तो है, लेकिन इससे 3 बॉन्ड खाली, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि टर्सरिक अल्कोहल होगा, यह प्राइमरी अल्कोहल। इसे देखो, ये अल्कोहल इससे जुड़ा हुआ तो इससे 2 डिग्री, यानी कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल, जो आपसे पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। और इससे मत पूछिए इसमें दो दो अल्कोहल जुड़ा है तो गलती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अनाज, क्वेश्चन है अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है, यहाँ पे अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एथिल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है ग्रिग्नार अभिकर्मक से, क्वेश्चन का है ग्रिग्नार अभिकर्मक या ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन बना सकते हैं, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करके कौन सी एल्केन बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो CH3 CH2OH बना सकते हैं, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका नामकरण अगर करना है तो मीथ ईथ, तो क्या होगा, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इथेनोइक, यहाँ पे इथेन, इथेन ऑल, यहाँ पे हो जाएगा इथेन, 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 इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, तो वन ऑल भी लिख सकते हैं, OL ऑल, इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, अगर लिखोगे तो, कल मैं सिखाया था आपको।
अगले क्वेश्चन है अभिक्रिया दे रखा है RCOCl प्लस H2 PB BaSO4 का अभिक्रिया करेंगे तो RCHO बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 47 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया, इंग्लिश का क्वेश्चन करा दीजिएगा 1 बजे। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन के लिए याद रखना, इसे रोजरमुंड अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन कहा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना एक अम्ल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो कनिजारो अभिक्रिया कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो नहीं देता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि कनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि कनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यूरोट्रोपी, यूरोट्रोपी निम्नलिखित में से किसका अभिक्रिया अमोनिया यहाँ पे अमोनिया से कराने पर बनता है? क्वेश्चन कहा रहा यहाँ पे यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों? 50 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड को, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो यह क्वेश्चन कुछ ऐसे लेवल का है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम लेता है, क्वेश्चन सेम टू क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है? एस्टर को व्यक्त करने का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों याद रखना RCHR, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, एस्टर को व्यक्त करने का सूत्र। अगले क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदन किया जा सकता है? फॉर्मिक और अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेदन कर सकते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना NaHCO3 के माध्यम से भेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन है? सबसे बढ़िया अम्ल कौन है? 53 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना Cl3CCOOH, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ये सबसे सबल अम्ल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे आप पे सबल अवकारक कौन है? सबसे सबल अवकारक की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसके माध्यम से प्राइमरी एल्कोहल को अवकृत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन कहा गया 55 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना LiAlH4 के माध्यम से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH को हम लोग प्राइमरी एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल मतलब होता है यानी कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे केवल आपको एक हाइड्रोजन इसे एक बॉन्ड खाली हुई, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। तो आपको LiAlH4 से अभिक्रिया करके। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एमीन है? सेकेंडरी एमीन मतलब होता है एमीन का सूत्र होता है NH3, ठीक है ना। अब NH में से जितना H हटेगा उतना डिग्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे N अगर एक H लगा हुआ, एक H लगा हुआ, एक बॉन्ड खाली है यानी कि 1 डिग्री। अगर इसी तरह से 2 बॉन्ड खाली है, तो जैसे देखो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एमीन पूछ रहा है, तो सेकेंडरी एमीन मतलब इसमें एक R लगा हुआ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, एक R लगा हुआ यानी कि 1 डिग्री। इसमें 3 R लगा हुआ यानी कि 3 डिग्री। इसमें R है लेकिन थोड़ा सा 4 R लगा हुआ यानी कि 4 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा गलती है, ठीक है। यहाँ पर 2 R लगा हुआ यानी कि 2 डिग्री। आपसे पूछा गया सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन आपसे कहा क्या होगा? अगले क्वेश्चन क्या कहता है? 57 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिथेल यहाँ पे आइसोसाइनाइट यहाँ पे का सूत्र है। तो मिथेल आइसोसाइनाइट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 57 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CH3CNO हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके यहाँ पे जलांशन के प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है? किसको जलाएंगे, जलांशन करेंगे तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना एल्किल आइसोसाइनाइड को जलाएंगे, साइनाइड को जलाएंगे तो हमारे को प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एमीन के यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है? एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण क्या होता है, यानी कि NH3 जो होता है उसका प्रसंकरण क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SP3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है यहाँ पे सुक्रोज, सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ग्लूकोज एवं फ्रेक्टोज प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक अम्ल अम्ल है एक प्रकार का, यहाँ पे एक विटामिन, एक एंजाइम, एक प्रोटीन और एक एमिनो अम्ल। तो स्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपको 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो एक प्रकार का विटामिन होता है और स्कॉर्बिक अम्ल यानी कि ऑप्शन आप ए राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन से यहाँ पे कौन सेल अनुवांशिकी चरित्र को दर्शाता है? तो अनुवांशिकी चरित्र को डीएनए दर्शाता है। आपको पता है डीएनए से आपको डीएनए टेस्ट करते हैं, आपको पता है। तो अनुवांशिकी चरित्र को दर्शा देता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साबुन क्या है? एक प्रकार का साबुन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो साबुन वसा अम्लों का लवण है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्राकृतिक बहुलक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन है सहबहुलक का उदाहरण कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो नाइलोन 66 क्या है? सहबहुलक का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, नाइलोन 66। अगले क्वेश्चन देखो, संघनन बहुलक का एक वहां पे उत्पादक है। तो संघनन बहुलक का उत्पादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाइलोन 66 संघनन बहुलक के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? तो एंटीपायरेटिक के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एंटीपायरेटिक के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना पैरासीटामोल का उपयोग हम कर सकते हैं, पैरासीटामोल का उपयोग हम एंटीपायरेटिक के रूप में कर सकते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे टाइफाइड के यहाँ पे इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं? अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो किसकी उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना क्लोरल क्लोरलफेनिकॉल, याद रखना क्लोरलफेनिकॉल का प्रयोग करते हैं, याद रखना ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे भोपाल भोपाल हादसे में जो यहाँ पे विषैली गैस निकली थी, वह कौन थी? जो भोपाल में एक था गैस का त्रासदी हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, उसमें से कौन से गैस निकला था मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन है। CH3NCO निकला था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जिससे बहुत लोग का क्षति हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन है, गैमेक्सीन क्या है? गैमेक्सीन एक प्रकार का क्या होता है? तो याद रखना बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है गैमेक्सीन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो 70 क्वेश्चन तो करा दिया मैंने, लेकिन याद रहे 70 क्वेश्चन में आपने कितना जवाब दिया पता चलेगा, 20, 21, इससे काम चलेगा बोर्ड एग्जाम में। और ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड ने जारी किया इसको, इसीलिए मैं बोलता हूँ। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो भाई। क्वेश्चन कहता है धात्विक ठोस क्या उदाहरण दे, फ्रेंकल दोष क्या उदाहरण दे, संप्रासनिक घोल क्या है उदाहरण दे, साथ में विलियन का अनुसंगन गुणधर्म क्या है उदाहरण दे, यहाँ पे चालकता और मोलर चालकता को प्रभावित करे, फेराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम लिखे, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, पृष्ठीय संक्रिया क्या है, तांबा के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखे, खनिज और अयस्क में अंतर करे, यहाँ पे क्लोरीन एवं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोराइड अधिकता क्यों है, हाइड्रोजन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, क्यों, हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकरण अवस्था होता है, क्यों, क्योंकि फ्लोराइड प्रबल ऑक्सीकरण अवस्था होता है। उसके बाद गए इंटर हेलाइड से आप क्या समझते उदाहरण दे, XCF4 की संरचना लिखे, उसके बाद F ब्लॉक तत्व क्या है उसके नाम को लिखे, साथ में यहाँ पे क्लोराइड यानी सॉरी कॉपर कॉपर प्रतिचुंबक की, जबकि कॉपर 2 अनुचुंबक की क्यों है, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से उपायक नेम, देखो भाई IUPAC नेम इसका पूछ रहा है और इसका भी IUPAC नेम सीखना पड़ेगा। THF आयोडीन का विभिन्न अवयवों का नाम लिखे, ये सब याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है इलास्टोमर क्या है, प्राकृतिक इलास्टोमर क्या उदाहरण दे, कार्बोहाइड्रेट को प्रभाषित करे। भाई देखो क्वेश्चन किस लेवल का। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित यौगिक को संरचना सूत्र लिखो। भाई इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, एन एन आप संरचना सूत्र लिखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मेरे मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है टॉर्सरिक ब्यूटीन एमीन का नाम लिखना है, टू यहाँ पे 2 एमिनो एथेनॉल का नाम लिखना है, 2 एमिनो एथेनॉल। वाह कितना प्यारा बच्चा है, एथेनॉल का पूछ रहा है, 2 एमिनो एथेनॉल का बहुत इतना पूछा है भाई। इसका नाम लिखिए, देखो कैसे लिखा जाता है, क्या क्या 2 एमिनो एथेनॉल, 2 एमिनो एथेनॉल यानी कि 2 पर एमीन एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि एथेनॉल यानी कि सिंपल समझिए मीथ ईथ, एथेनॉल है यानी कि कार्बन, मीथ ईथ एथे, चलिए एथेनॉल। तो एथेनॉल कह रहा है कि एक पर आपको ऑल लगा दीजिए और एक पर आपका एमीन लगा दीजिए और 2 नंबर पर NH2, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया बन गया 2 मेथेनॉल, यहाँ से 2 मिथिल इथेनॉल बन गया, काम खत्म। क्योंकि यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है एमीन जो है साइड चेन के रूप में है, तो 2 यहाँ पे एमिनो 2 एमिनो एथेनॉल
है कि नहीं, एक कार्बन दूसरा का कार्बन एमीन है, सिंपल है। इसी तरह से नामकरण करना है, बहुत ईजी है, 5 में उठा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे भाई, हाफन ब्रोमाइड अभिक्रिया, एच आप HBZ अभिक्रिया क्या है, क्या होता है जब, उसके बाद कुछ आपसे पूछा क्या होता है जब, उसके बाद आपसे पूछा कि परिवर्तित करे, उसके बाद उपाय के नेम पूछ रहा है, आईयूपीएसी प्रणाली में निम्नलिखित का सूत्र लिखे, या आईयूपीएसी प्रणाली में निम्नलिखित का सूत्र लिखना है, बहुत ईजी है। उसके बाद आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिखे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है भाई। इसमें इस बार थोड़ा सा एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और बनाना इजी, अगर बनाने का प्रयास करो तो, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में 6 बजे। थैंक यू।